दोस्तों नमस्कार। पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि भारत का विभाजन कैसे हुआ एवं हम लोगों को स्वतंत्रता की प्राप्ति कैसे हुई। जी हाँ दोस्तों, आज हम इन सब बातों को आपको एकदम से डिटेल में आपको बताएंगे कि भारत का विभाजन कैसे हुआ एवं स्वतंत्रता की प्राप्ति हम लोगों को कैसे हुई। आइए देखते हैं दोस्तों विस्तार पूर्वक। कैबिनेट मिशन योजना 1946 वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति काफ़ी जर्जर हो चुकी थी। ऐसे में अपने उपनिवेशों पर शासन करना ब्रिटेन के लिए मुश्किल हो रहा था। 26 जुलाई 1945 को ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में आई और क्लीमेंट इटली नए प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 15 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। इसमें स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष, पैंथिक लॉरेंस भारत के मंत्री और एबी अलेक्जेंडर सदस्य शामिल थे। 16 मई 1946 को इस मिशन ने अपनी सिफारिशें जारी की। इन सिफारिशों को मंत्रिमंडल मिशन योजना के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों देखते हैं कैबिनेट मिशन योजना की प्रमुख सिफारिशें निम्न प्रकार थी और वो क्या थी। नंबर 1, भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। नंबर 2, भारत में एक संघीय सरकार की स्थापना की जाएगी। नंबर 3, नए संविधान के लागू होने तक देश में अंतरिम सरकार काम करेगी। अंतरिम सरकार का गठन। जून 1946 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने उपरोक्त सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए। 2 सितंबर 1946 को कांग्रेस से सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हो गए। प्रारंभिक विरोध के बाद 25 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के सदस्य भी सरकार का हिस्सा बन गए। अब दोस्तों देखते हैं माउंटबेटन योजना क्या थी। माउंटबेटन योजना 1947। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने 20 फरवरी 1947 को भारत को जून 1948 से पहले स्वतंत्रता देने की घोषणा की। 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने भारत की राजनीतिक समस्या को हल करने के लिए 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। इस योजना के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित। आइए देखते हैं बिंदुओं के बारे में। नंबर 1, भारत का विभाजन भारतीय संघ और पाकिस्तान में किया जाएगा। नंबर 2, देशी रियासतों को भारत और पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल होने या अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की छूट होगी। नंबर 3, बंगाल और पंजाब की विधानसभाओं को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाएगा। नंबर 4, भारत और पाकिस्तान दोनों को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। अंततः माउंटबेटन की इस योजना को सभी दलों ने स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हो गया। अब दोस्तों देखते हैं हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या था। माउंटबेटन योजना को भारत के सभी प्रमुख दलों ने स्वीकार कर लिया था। 15 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में 20 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित कर दिया। इसमें 20 धाराएं थीं। इनमें से कुछ मुख्य निम्न प्रकार हैं, जैसे कि तिथि का निर्धारण। 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन और पाकिस्तान के रूप में हो जाएगा। नंबर 2, मनोनयन और निर्धारण। दोनों राज्यों के मंत्रिमंडलों को अपने अपने राज्यों के गवर्नर जनरल के मनोनयन का अधिकार होगा। नंबर 3, राष्ट्रमंडल में शामिल होने से छूट। भारत और पाकिस्तान दोनों को ही ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में शामिल होने या उससे अलग रहने की छूट प्रदान की गई। नंबर 4, सीमा आयोग का गठन। दोनों अधिराज्यों को की सीमाओं के निर्धारण के लिए सीमा आयोग बनाया गया, जिसके अध्यक्ष रेडक्लिफ थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो हम लोगों का भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, जिसका नाम रेडक्लिफ है, ये वही रेडक्लिफ हैं जिनके नाम पर रेडक्लिफ बॉर्डर का नाम पड़ा है। आइए देखते हैं 5वें नंबर की तरफ। भारत
मंत्री पद की समाप्ति। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में भारत मंत्री का जो पद होता था वह समाप्त कर दिया गया। नंबर 6, शासन के नियम। नए संविधान के बनने तक दोनों अधिराज्यों में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत शासन किया जाएगा। नंबर 7, संविधान बनाने का अधिकार। संविधान सभा को अपने अपने अधिराज्यों का संविधान बनाने का अधिकार मिला। नंबर 8, देशी रियासतों को छूट। देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी एक में शामिल होने या फिर स्वतंत्र रहने की छूट प्रदान की गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्रदान हो गई, लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि भारत को विभाजन का दंश भी झेलना पड़ा। विभाजन के बाद पाकिस्तान हर वर्ष 14 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है और हम लोग 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं, आप लोग जानते हैं। भारत के विभाजन के कारण दोस्तों आप देखते हैं कि भारत का जो विभाजन हुआ उसका क्या कारण थे। आइए मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। नंबर 1, सांप्रदायिकता की भावना। आज़ादी के संघर्ष के दौरान ही हिंदू और मुसलमानों में सांप्रदायिकता की भावना पनपने लगी थी। मुसलमानों को यह डर था कि वह भारत में अल्पसंख्या में रहें तो विकास की दौड़ में पिछड़ जाएंगे। ऐसे में उन्हें अलग राज्य की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। नंबर 2, फूट डालो और राज करो की नीति। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद से ही अंग्रेजों ने अपने शासन को चलाने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और हिंदू व मुसलमानों में अलगाव उत्पन्न किया। उन्होंने मुस्लिम लीग और कांग्रेस में फूट डाली और पाकिस्तान की मांग का अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से समर्थन किया। इस नीति ने भारत का विभाजन तय कर दिया था। नंबर 3, हिंदुत्व की भावना। अनेक हिंदू नेताओं ने अपने धर्म को गौरवशाली बनाने के लिए कार्य किए। आर्य समाज, ब्रह्म समाज एवं अन्य धार्मिक संस्थाओं की स्थापना इसी का परिणाम थी। इससे मुसलमानों में अपने धर्म को लेकर असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने लगी और वह अलग राज्य की मांग करने लगे। नंबर 4, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। भारत विभाजन से पहले उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। मुसलमानों ने अपने क्षेत्र को अलग करके ही मुस्लिम राज्य के निर्माण की मांग उठाई थी। नंबर 5, गृह युद्ध की संभावना। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने जून 1948 तक भारत को आज़ाद करने की बात कही थी। ऐसे में भारतीयों को लगने लगा कि ब्रिटिश सरकार भारत का विभाजन 2 से अधिक राज्यों में भी कर सकती है या फिर किसी और को सत्ता सौंप सकती है। दोनों ही हालात में गृह युद्ध की संभावना बन गई थी। अतः कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को अपनी स्वीकृति दे दी। नंबर 6, जिन्ना की हट। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना को आप लोग जानते होंगे। आपको बताते हैं जिन्ना की हट। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की मांग पर अड़े थे। उन्होंने मुसलमानों को भड़काया और 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया। मुसलमानों ने सरकारी कामकाज में बाधा डाली और पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया। जगह जगह दंगे भड़क गए और जान माल की भारी क्षति हुई। आखिरकार कांग्रेस समझ गई कि मुस्लिम लीग से समझौता असंभव है, अतः उन्होंने विभाजन को स्वीकार कर लिया। नंबर 7, मुसलमान नेताओं के राजनीतिक हित। मोहम्मद अली जिन्ना सक्रिय राजनीति में संपूर्ण पद चाहते थे। उन्हें डर था कि यदि विभाजन नहीं हुआ तो भारत में हिंदू नेता सक्रिय राजनीति से उन्हें बाहर कर देंगे। अनेक मुस्लिम नेता भी इसी प्रकार अपने राजनीतिक हित साधना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने भारत के विभाजन की मांग की। नंबर 8, माउंटबेटन की भूमिका। भारत के विभाजन में अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसका मानना था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग कभी एक साथ नहीं चल सकते हैं। उसने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को विभाजन के लिए तैयार कर लिया था। इस कार्य में उसकी पत्नी लेडी माउंटबेटन ने भी सहयोग किया। नंबर 9, कांग्रेस की नीतियाँ। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की नीतियों के बारे में आइए जान लेते हैं। भारत के विभाजन में कांग्रेस की नीतियों की भूमिका भी रही, क्योंकि कांग्रेस हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर चली, जिसके कारण वे उनकी उचित अनुचित मांगों को मानते चले गए।
इसी क्रम में वह वर्ष 1916 में कांग्रेस ने उनकी पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकारा। साथ ही वर्ष 1932 के सांप्रदायिक निर्णय के समय भी कांग्रेस किसी प्रकार के कदम उठाने से बचती रही है। अंतरिम सरकार में लीग को शामिल करने का निर्णय सर्वथा अनुचित था, क्योंकि लीग के लोगों ने सरकारी कामों में भारी बाधा डाली, जो बाद में पाकिस्तान की मांग के साथ उठी और भारत का विभाजन अपरिहार्य लगने लगा। दोस्तों, अब बात है कि क्या भारत विभाजन रोकना संभव था? क्या भारत का विभाजन रोकना संभव था? आइए देखते हैं दोस्तों। इतिहासकारों का मानना है कि भारत के विभाजन को टाला जा सकता था। कुछ इतिहासकार इसके लिए निम्नलिखित तर्क देते हैं, जैसे कि नंबर 1, कांग्रेस के नेताओं ने इस दिशा में गंभीर प्रयास नहीं किए। यदि वे प्रयास करते तो भारत विभाजन को होने से रोका जा सकता था। नंबर 3, भारतीय नेताओं में स्वतंत्रता के बाद गृह युद्ध की आशंका पनपने लगी थी। लोगों में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए मुहिम चलाकर इस संभावना से बचा जा सकता था। नंबर 3, विभाजन का अंग्रेजों ने सिर्फ इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया था और सरकार चाहती तो मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को टाला जा सकता था। नंबर 4, महात्मा गांधी ने विभाजन का विरोध करते हुए कहा था कि भारत का बंटवारा मेरी लाश पर होगा। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी ने बहुत बड़े विरोधी थे भारत का जो विभाजन हुआ है इसके लिए, और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि भारत का बंटवारा मेरी लाश पर होगा। लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए जनता के सहयोग का सहारा नहीं लिया गया। अब दोस्तों, निष्कर्ष देख लेते हैं कि क्या निष्कर्ष निकलता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम देखते हैं कि कांग्रेस नेताओं ने भारत के विभाजन को रोकने के लिए विरोध तो किया था, लेकिन कोई सार्थक पहल नहीं की थी। सांप्रदायिक दंगों के कारण भी बड़ी संख्या में जनधन की हानि हुई थी। ऐसे में गृह युद्ध जैसे हालात से बचने के लिए नेताओं ने विभाजन को स्वीकार कर लिया, और ऐसे हम लोग इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। देखते देखते हम लोगों के भारत के 2 भाग हो गए। एक भारत तो था ही, दूसरा जो टुकड़ा हुआ उसका नाम पाकिस्तान है। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं पाकिस्तान के बारे में। आए दिन हम लोगों से भारत से पाकिस्तान की नोक झोंक, लड़ाई दंगे होते ही रहते हैं। आज शांति का माहौल है। ये अगर भारत विभाजन ना होता तो आज शायद ऐसा ना होता दोस्तों। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो मेरा आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आपको बता दें कि हम ऐसे ही, आप लोग अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपको ऐसे ट्रिक्स बताते हैं जिससे कि आपको आसानी से याद हो सके। जो हम पढ़ाते हैं हमारे वीडियो आप लोग देखना, ऐसी ट्रिक्स का हम इस्तेमाल करते हैं जिससे कि आप लोगों को आसानी से याद हो सके। और अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरा वीडियो आपके लिए बहुत ही सफलता पाने वाला सिद्ध होगा। जय हिंद दोस्तों।